डेट आज 21 जून 2023। ये सब टॉपिक कंप्लीट करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है कमला सोहनी। ये जो आप इमेज में देख रहे हो ये है कमला सोहनी। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, और मेंस में जीएस पेपर 1 के लिए भी। ये रिसेंटली न्यूज में है। इनका जन्म इंदौर में हुआ था 18 जून 1911 में, और डेथ हुई थी 28 जून 1998 में। ये जो लेडी हैं आप इनको देखो, एससी के टॉपिक में अगर कोई जेंडर वायलेंस से या वुमन के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसके साथ अगर कोई टॉपिक आता है उससे रिलेटेड, तो उसमें आप लिख सकते हो वुमन एम्पावरमेंट के टॉपिक में, वुमन से रिलेटेड। ये जो कमला सोहनी है कौन थी? ये इंडिया की पहली पीएचडी होल्डर थी साइंटिफिक डिसिप्लिन में, जिन्होंने पहली पीएचडी की थी। महिला ने, किसी महिला ने, फर्स्ट इंडियन वुमन टू अर्न पीएचडी इन साइंटिफिक डिसिप्लिन। 1939 में इन्होंने पीएचडी की थी। लेकिन जब ये पीएचडी कर रही थी उस टाइम पे इन्होंने बहुत ज़्यादा जेंडर वाइज फेस किया था, यानी कि भेदभाव, इनके साथ पक्षपात होता था। इवन जो सीवी रमन थे ना, सीवी रमन जिन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका था, नोबेल लॉरियट थे सीवी रमन, तो ये साइंटिस्ट थे जो, इन्होंने भी पहली बार इनको रिजेक्ट किया था। इनिशियली कहा था कि एक महिला कैसे साइंस में पीएचडी करेगी। इस तरह के इन्होंने बाइसेस देखने को मिले थे, फेस किए थे इन्होंने। लेकिन इन्होंने ये सब झेलते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में एडमिशन लिया। बाद में इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी जो स्टडी कंप्लीट की और बायोकेमिस्ट्री में अपना योगदान दिया, कंट्रीब्यूशन दिया। इनका जो योगदान है, रिसर्च फोकस था नीरा पे। नीरा देखो एक पाम एक्सट्रैक्शन है जो माल न्यूट्रिशन से कॉम्बैट करने में फ़ायदा देता है। ट्राइबल कम्युनिटीज़ में माल न्यूट्रिशन, कुपोषण से निपटने के लिए नीरा एक न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट एलिमेंट है, जिस पे इन्होंने फोकस किया था इनकी रिसर्च ने। इन्होंने मिल्क की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करने में काफ़ी योगदान दिया था सोहनी जी ने, यानी कि कमला सोहनी जी ने। तो यही था इनके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन एल्टर्स अर्थ रोटेशन। देखो, अर्थ जब अपने अक्ष पे घूमती है तो उसको बोलते हैं हम रोटेशन, यानी कि घूर्णन। हिंदी में बोलते हैं घूर्णन और इंग्लिश में रोटेशन। और अर्थ अगर सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है तो उसको हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन हिंदी में बोलते हैं परिक्रमण। तो ये जो अर्थ का रोटेशन है अपने अक्ष पे, इंग्लिश में एक्सिस बोल देते हैं, एक्सिस, अपने अक्ष या एक्सिस पे जो घूम रही है, ये ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन करने से चेंज हो रहा है। अल्टर का मतलब चेंज। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी के लिए। ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन आप जानते हो, अर्थ से हम ट्यूबवेल लगा के पानी निकालते हैं, जैसे समरसिबल वगैरह लगा के खेतों में सिंचाई करते हैं, पानी लगाते हैं, तो ये पानी हम ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। इसकी वजह से ये पाया गया एक स्टडी में, अभी रिसेंटली स्टडी हुई है, अध्ययन हुआ है, एक जर्नल है, जर्नल आप समझते हो क्या होता है, पत्रिका वगैरह, मैगजीन वगैरह, जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स। इस जर्नल में एक स्टडी पब्लिश हुई है, उसमें ये पाया गया कि जो ये अर्थ से ग्राउंड वाटर निकाला जाता है, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसकी वजह से अर्थ की जो रोटेशन है, अर्थ जो अपने एक्सिस पे घूम रही है, वो चेंज हो रही है, ये पाया गया। तो आपसे स्टेटमेंट में देखिए पूछा जा सकता है कि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन से अर्थ की रोटेशन चेंज होती है नहीं, तो इसका जवाब क्या होगा? हाँ। ये देखो, इस स्टडी की वजह से 1993 से लेकर 2010 में बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर निकाला गया अर्थ पे। इसकी वजह से लगभग 80 सेंटीमीटर जो पोल की रोटेशन है वो शिफ्ट हो गई है ईस्टवर्ड। देखो, अर्थ है ये, अर्थ के ये पोल हैं, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। जो पोल की रोटेशन है ये ईस्टवर्ड, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, पूरब पश्चिम, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ उत्तर और इधर साउथ। तो ये ईस्टवर्ड शिफ्ट हो गई है इधर की तरफ, राइट की तरफ। तो रिसर्चर ने यही कहा है कि देखो 2150 गीगा टन ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन किया है ह्यूमन ने इस पीरियड में। और लगभग ये है कि अगर ये वाटर समुद्र में डाला जाए तो समुद्र का जो लेवल है, सी लेवल राइज है जो 6 मिलीमीटर तक बढ़ सकता था। ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन ने अर्थ की रोटेशन को किस तरह से इन्फ्लुएंस किया है? देखो, अगर ग्राउंड वाटर से ज़्यादा पानी निकाला जाएगा तो अर्थ जो स्पिन कर रही है, घूम रही है, तो अर्थ के स्पिन को बोलते हैं पोलर ड्रिफ्ट। तो ये चेंज हो जाता है। ये आप देख सकते हो, ये अर्थ है, ये जो अर्थ का एक्सिस है। अब जो ये एक्सिस है
ये देखो आपको पता है अर्थ अपने अक्ष पे झुकी हुई है 23.5 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री ये झुकी हुई है किस तरफ, पोल पे, अपने एक्सिस पे, यहाँ पे देख रहे हो। इसी को झुकी हुई है ना 23.5 डिग्री, इसको बोलते हैं एक्सियल टिल्ट, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सियल टिल्ट। तो ये जो अक्ष है ये वैसे लाइन देखो खिंची नहीं हुई है, इमेजनरी लाइन है। हम अपने स्टडी के लिए जोग्राफर हैं जो साइंटिस्ट हैं वो इस तरह से लाइन बना लेते हैं। और ये अर्थ जो झुकी हुई है ये रोटेशन जो हो रही है अपने एक्सिस पे इसके तहत, जैसे ये अर्थ है, ये एक्सिस है, ये वाला, ये इस तरह से रोटेट कर रही है जैसे अर्थ, तो इसका जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की वजह से ये और ईस्ट की तरफ चली जा रही है। लेकिन ये नहीं है कि इसका टिल्ट बढ़ रहा है, 23.5 डिग्री रहेगा जो है, बस इसका जो पोल है, पोल एरिया इधर की तरफ, ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो ये मान लो, इसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लो कोई कोई आपने मान लो एक इस तरह से कोई, ये मान लो कोई भी आर्टिकल है या कोई भी इक्विपमेंट है, ये आप रोटेट कर रहे हो। ये आप जब रोटेट कर रहे हो यहाँ से मान लो अगर आप नीचे से इसका वेट हटा देते हो तो इसका जो रोटेशन, पहले ये रोटेट कर रहा था, ये घूम रहा था, इसके रोटेशन में चेंज आएगा, और चेंज आएगा ये इसका झुकाव भी इस तरफ हो जाएगा। तो इस तरह से अर्थ सरफेस में जब ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो इसके एक्सट्रैक्शन से जो अर्थ का रोटेशन है वो पोलवर्ड रोटेशन है जो ईस्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। इससे प्रभाव क्या पड़ेगा, देखो डेली लाइफ में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपको तो पता ही नहीं चलेगा, है कि नहीं। लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि अर्थ के क्लाइमेट पे चेंज आ सकता है, अर्थ का जो जलवायु है उस पर चेंज आ सकता है। और अर्थ पे क्या फैक्टर हो रहे हैं ऐसे, देखो मेल्टिंग ग्लेशियर हो रहे हैं, मतलब मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, ग्लेशियर हैं जो मेल्ट हो रहे हैं, पिघल रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, जिससे क्या है बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ ग्लेशियर जो आइस है वो मेल्ट होके ओशियंस में आ रही है। इसकी वजह से भी अर्थ के जो पोल हैं उनकी भी नई डायरेक्शन चेंज हो सकती है, इसकी वजह से, ग्लेशियर के मेल्ट होने की वजह से। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया यूएस टीज। देखो आप सबको पता है अभी प्राइम मिनिस्टर हैं जो हमारे इंडिया के, नरेंद्र मोदी जी 5 दिन की यात्रा पर गए हैं। कहाँ कहाँ पे, यूएस में घूमेंगे और इजिप्ट में जाएंगे। यूएस आपको पता है कहाँ पे, ये अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इजिप्ट जानते हो अफ्रीका में एक कंट्री है, इधर देख सकते हो आप, ये है इजिप्ट। तो यहाँ पे जाएंगे, पहले यूएस गए फिर यहाँ पे जाएंगे। तो अभी हम इसमें जानेंगे इंडिया और यूएस के क्या रिलेशन है, और अभी जो गए कौन कौन से एग्रीमेंट साइन होंगे, और इंडिया और यूएस के क्या क्या बायलैटरल रिलेशन है, कितनी ट्रेड होती है, ये सब जानेंगे इसमें। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी गए हैं यूएस की यात्रा पे। जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं जो बिडेन, उन्होंने इनविटेशन दिया था। इंडो यूएस स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है इसका मेन टारगेट, जो ये अभी विजिट की जा रही है, यानी कि स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप और स्ट्रेंथन होंगी इंडिया और यूएसए के बीच में। स्ट्रेटजिक वर्ड जहाँ पे आ जाए ये समझ लो डिफेंस रिलेटेड कोई बात हो रही है, रक्षा के क्षेत्र में। और इसकी वजह से इकोनॉमिक इंगेजमेंट भी बढ़ेगी इंडिया और यूएस के बीच में, आर्थिक इंगेजमेंट। इंडिया देखो यूएस से सबसे ज़्यादा ट्रेड करता है, इंडिया का जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो अमेरिका है, सबसे ज़्यादा व्यापार हम अमेरिका से करते हैं। और इंडिया का जो ट्रेड सरप्लस भी है यूएस से, मतलब हम, इंडिया जो है इंपोर्ट कम करता है, एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है यूएस को, मतलब हम माल वस्तु सेवाएं ज़्यादा बेचते हैं यूएस को, अमेरिका को, और उससे खरीदते कम हैं। तो इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा है ट्रेड सरप्लस। और इंडिया यूएसए के लिए 9th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इंडिया के लिए तो ट्रेडिंग पार्टनर सबसे बड़ा है यूएस, लेकिन यूएसए के लिए 9th नंबर पे आता है इंडिया, क्योंकि यूएस और कंट्रीज से ज़्यादा ट्रेड करता है। इंडिया का जो मेजर एक्सपोर्ट है, सबसे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट यूएसए को क्या करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी, जेम्स एंड ज्वेलरी करते हैं, सोने के मतलब उपहार वगैरह, हार वगैरह, सोने के आर्टिकल, गोल्ड या डायमंड के आर्टिकल, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, दवाइयाँ, लाइट क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, इंजीनियरिंग गुड्स, अपैरल कपड़े, फ्रोजन मेरीन प्रोडक्ट्स, मछली वगैरह या फिर जो मेरीन प्रोडक्ट हैं उनको हम करते हैं एक्सपोर्ट। और भी कई सारे आर्टिकल, मेजर आर्टिकल ये हैं जिनको हम एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया और यूएसए के बीच में
बाईलैटरल ट्रेड रिलेशनशिप कब से है और कितनी है अभी, अगर डॉलर के फॉर्म में देखें तो 2022-23 में इंडिया और यूएसए की बाईलैटरल ट्रेड 191 यूएस डॉलर थी, 191 यूएस बिलियन डॉलर। और यूएसए का मतलब इंडिया यूएस का जो ट्रेड थी 2021-22 में पिछले साल 119.42 बिलियन डॉलर थी, और ये बढ़ के 191 बिलियन डॉलर हो गई है 2022-23 में। 2021-22 में इंडिया का ट्रेड सरप्लस कितना था यूएसए से, 32.8 बिलियन डॉलर। मतलब इतना हमने यूएसए से ट्रेड करके कमाया है मनी डॉलर में। अमेरिकन कंपनीज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती हैं इंडिया में लगभग 60 बिलियन डॉलर का, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, टेलीकम्युनिकेशन में, या एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ में, कंज्यूमर गुड्स में। इंडिया की कंपनी भी इन्वेस्ट करती हैं यूएस में 40 बिलियन डॉलर का, आईटी, फार्मास्यूटिकल कंपनी, ग्रीन एनर्जी में। फरवरी में एयर इंडिया ने, देखो एयर इंडिया इंडिया की कंपनी है जो, उसने 200 से ज़्यादा बोइंग एयरक्राफ्ट परचेज करने की डील अनाउंस की है, यूएसए से खरीदेगा। इंडिया और यूएसए की स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप देखें तो ये दोनों गवर्नमेंट 50 से ज़्यादा बाईलैटरल डायलॉग कर चुके हैं। इनमें एक है क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसे शॉर्टकट में क्वाड बोलते हैं। इसका आइडिया 2004 में जब इंडियन ओशन में सुनामी आई थी उसके बाद आया था। फिर ये 4 कंट्री ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, यूएस मिली, जिनको क्वाड बोला गया। अब ये क्वाड इंडो पैसिफिक जोन में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ये मीटिंग करता है। 2017 में ये एक तरह से दोबारा से बनाया गया क्वाड, और मतलब इसकी जो मीटिंग होना स्टार्ट हुई है 2017 से स्टार्ट हुई है। किस लिए, ताकि इंडो पैसिफिक ओशन है उसमें चाइना का जो इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है उसको कम किया जा सके। एक I2U2 है जिसमें इंडिया यूएस पार्टिसिपेट करते हैं। I2U2 का मतलब IIUU, एक आई का मतलब इंडिया, दूसरा है आपका इज़राइल, यू का मतलब यूएसए, और एक यू का मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात। ये 4 कंट्री, इन्होंने भी फोकस किया है जॉइंट इन्वेस्टमेंट पे, और ये न्यू इनिशिएटिव में फोकस करेंगे जैसे वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, हेल्थ, फूड सिक्योरिटी में। ये आपको एरिया याद होने चाहिए कि ITU2 में किस पे फोकस किया जा रहा है, क्वाड में किस पे फोकस है। क्वाड में तो मेनली इंडो पैसिफिक जोन में जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, ताकि इंडिया का नहीं, जो चाइना का दबदबा बढ़ता जा रहा है उसको कम किया जा सके, चाइना का जो इन्फ्लुएंस है। एक इनिशिएटिव लिया है इंडिया यूएसए ने क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पे। क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी हैं, जैसे देखो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग है, सेमीकंडक्टर है, वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन है। इन पे इंडिया यूएस फोकस करेंगे इस एग्रीमेंट के अंदर। लेकिन इंडिया यूएस रिलेशनशिप के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं, चैलेंजेज हैं, इश्यूज़ हैं, क्योंकि यूएसए ने देखो ट्रेड रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे इंडिया पे 1998 के बाद, जब 1998 में 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किया था इंडिया ने उसके बाद। लेकिन उसके बाद फिर ट्रेड चालू किए थे, क्योंकि 2010 में न्यूक्लियर एग्रीमेंट कर लिया था यूएसए ने। लेकिन एक वीज़ा डिले भी करता है यूएसए, वीज़ा में डिले करता है, जैसे इंडिया से अमेरिका कोई जाता है पर्सनल कर्मचारी तो उसमें डिले करता है। दूसरा, इंडिया का जो ट्रेड बेनिफिट दिया जा रहा था जीएसपी के अंदर, जीएसपी देखो यूएसए का एक प्रोग्राम है, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। इसके अंदर डेवलपिंग कंट्रीज़ या अंडर डेवलप कंट्रीज़ को कुछ फ़ायदा देता है। मतलब उनके जो माल जाते हैं यूएस में, जैसे इंडिया अगर अपना माल एक्सपोर्ट करेगा तो उन पर कुछ टैरिफ कम लगाता है जीएसपी के अंदर। लेकिन इंडिया को ये ट्रेड बेनिफिट देना बंद कर दिया 2019 में जीएसपी के अंदर। एक ये भी चैलेंज है। और क्या है, देखो यूएसए इंडिया का जो ट्रेड पॉलिसी है उसकी भी कंप्लेंट करता है, क्योंकि इंडिया प्रोटेक्शनिस्ट की ट्रेड पॉलिसी अपना रहा है। पहले देखो इंडिया कम ट्रेड बैरियर लगाता था और टैरिफ भी कम लगाता था। टैरिफ का मतलब जो टैक्स वगैरह ड्यूटी लगाई जाती है इंपोर्ट पे, लेकिन अब ज़्यादा लगाने लगा है। और देखो इंडिया ने ट्रेड पिलर भी ज्वाइन नहीं किया है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का। इनके बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क क्या है, ये देखो यूएसए ने अनाउंस किया था। इसमें 13 कंट्रीज़ के लगभग अभी पार्टिसिपेंट है, मेंबर हैं। इंडिया ने इसके 3 पिलर को ज्वाइन किया है। एक है सप्लाई चेन मैकेनिज्म, एक है क्लीन एनर्जी और करप्शन। ये 3 पिलर को तो ज्वाइन किया है, लेकिन चौथा पिलर है जो ट्रेड, उसको इंडिया ने अभी ज्वाइन नहीं किया है। ट्रेड इसलिए नहीं किया है क्योंकि इसमें इन्वायरमेंट, लेबर, डिजिटल ट्रेड, पब्लिक प्रोक्योरमेंट, ये कुछ इंडिया की तरफ से कंसर्न है इसको लेके, ट्रेड को लेके, तो इस पिलर को ज्वाइन नहीं किया है।
अभी देखो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, इस पे भी सहमति नहीं हो पाई है। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप क्या है? ये यूएसए का एक पार्टनरशिप है। यूएसए इसमें क्या करता है? क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई करता है कंट्रीज़ को, ताकि जो चाइना पे डिपेंडेंसी है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए उसको कम किया जा सके। अभी देखो बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स वो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं और बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं कुछ कंट्रीज़ में, चाइना ये क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई करता है वर्ल्ड वाइड, तो चाइना पे डिपेंडेंसी ज़्यादा है। तो यूएस इस एमएसपी के थ्रू, जो इसका मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप प्रोग्राम है, इसके तहत कंट्रीज़ को मिनरल्स क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई करता है। और कम से कम देखो इसमें 150 ओड प्रोजेक्ट पे वर्क चल रहा है और डजन से ज़्यादा यानी कि 1 दर्जन से ज़्यादा जो प्रोडक्ट हैं वो शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं। नेक्स्ट कंक्लूजन में क्या हो सकता है? देखो इंडिया यूएस का जो ट्रेड रिलेशनशिप है वो ग्लोबल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के तरह डेवलप हो चुका है, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे बेस्ड है और ये बायलैटरल, रीजनल और ग्लोबल इश्यूज़ पे भी अपना कन्वर्जेंस इंक्रीज कर रहा है। इंडिया और यूएस का स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, कोविड-19 के दौरान भी इंडिया यूएस का कोऑपरेशन देखने को मिला बहुत सारे फील्ड में, जैसे डिफेंस के क्षेत्र में, सिक्योरिटी, हेल्थ, ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनर्जी और पीपल टू पीपल टीज। प्राइम मिनिस्टर की जो विजिट है अभी यूएस में, ये माना जा रहा है कि इंडिया को जो यूएस है अपनी टेक्नोलॉजी, जो क्रिटिकल अमेरिकन टेक्नोलॉजी है वो इंडिया को प्रोवाइड करेगा, जो कि अमेरिका केवल और केवल अपनी अलाइज कंट्रीज़ को देता है। और अभी देखो इंडिया यूएसए का अलाइज कंट्री नहीं है, अलाइज कंट्री नहीं है, नॉन अलाइज में आता है। तो यूएस बहुत ही रेयरली इस तरह की क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ को देता है नॉन अलाइज कंट्रीज़ को। तो अभी इंडिया ये उम्मीद जता रहा है कि हो सकता है अमेरिका अपनी जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको ट्रांसफ़र करे इंडिया को। पीएम की विजिट के दौरान ये अनाउंसमेंट करने की उम्मीद जताई जा रही है कि यूएस अप्रूवल देगा कि जनरल इलेक्ट्रिक जो कंपनी है वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेगी फाइटर जेट के लिए इंजन, ये जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी जो अमेरिका की है। और इंडिया ने देखो 31 आर्म्ड MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन्स की भी परचेज के लिए एग्रीमेंट किया है। $3 बिलियन के ये जो MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन्स हैं ये परचेज करेगा यूएसए से। और यूएसए की जो ऑब्स्टेकल हैं उनको भी रिमूव किया जाएगा डिफेंस और हाई टेक्नोलॉजी में जो ट्रेड होती है उसके अंदर। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है राइट टू चेंज वंस नेम। रिसेंटली ये न्यूज़ में था। देखो अभी रिसेंटली जजमेंट आए थे, पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट का और फिर दिल्ली हाई कोर्ट का। इससे रिगार्डिंग दिल्ली हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि नाम को चेंज करना, कोई भी आदमी अपने नाम को चेंज कर सकता है। जैसे मान लो जन्म में उसका नाम प्रकाश रखा और उसे अभी अपना नाम बदलना है, उसे ओम प्रकाश करना है, तो वो चेंज कर सकता है। ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 21 के अंदर उसका ये फंडामेंटल राइट है। वो अपना नाम भी चेंज कर सकता है, सरनाम भी चेंज कर सकता है, सरनेम जो होता है उसके नाम के बाद नाम लगता है जो, उसे भी चेंज कर सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि ये अधिकार आर्टिकल 19(1)(a), आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 के अंदर फंडामेंटल राइट है। ये आपको आर्टिकल याद रखने कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किस आर्टिकल के अंदर कहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 21 के अंदर ये राइट टू लाइफ, राइट टू आइडेंटिटी के अंदर और डिग्निटी के साथ लाइफ को जीना, ये एक फंडामेंटल राइट है। और ये नाम चेंज करना, कि कोई नाम चेंज करना चाहे आदमी कर सकता है, तो ये फंडामेंटल राइट है। याद रखना है कि पूछा जाए आपसे कि राइट टू चेंज नेम इज ए फंडामेंटल राइट, यस फंडामेंटल राइट है। कौन से आर्टिकल के अंदर है? आर्टिकल 21 के अंदर है, हाँ। आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर है, हाँ। आर्टिकल 14 के अंदर है, हाँ। ये इलाहाबाद और दिल्ली हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग। केसेस क्या है? अभी देखो सदानंद एंड अनवर वर्सेस CBSE एंड अदर्स का केस था, दिल्ली हाई कोर्ट में गया। यहाँ पे देखो एक न्यूज़पेपर में फादर्स ने अपना नेम चेंज किया, सरनेम चेंज किया और न्यूज़पेपर में पब्लिश करा दिया, क्योंकि जब भी कोई नाम चेंज करता है ना, न्यूज़पेपर में पब्लिश कराना पड़ता है, गजेटी ऑफ इंडिया में पब्लिश कराना पड़ता है। तो पब्लिश कराने के बाद उसने नाम चेंज करने के बाद पब्लिश करा दिया, लेकिन ये केस डाल दिया उसके ऊपर
पिटीशन डाल दी हाई कोर्ट में कि कोई अपना नाम कैसे चेंज करा सकता है, और इसकी वजह से देखो आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड में सब में चेंज होगा। लेकिन सीबीएसई ने उसके बच्चे का जो फादर का नाम था उसके सनद में, उसकी मार्कशीट में, उसमें चेंज करने से मना कर दिया था। तब ये केस गया था दिल्ली हाई कोर्ट में। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कह दिया जो हमने ऊपर डिस्कस किया कि ये फंडामेंटल राइट है, चेंज करा सकते हैं। एक मोहम्मद समीर राव या एमडी समीर राव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया था। इसमें भी पिटीशन डाली गई थी, नाम चेंज कराया था, और हाई स्कूल इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट में नाम चेंज नहीं कराया जा रहा था स्कूल के द्वारा, तो तब ये पिटीशन डाली थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी ये कहा था। और इससे पहले केरल हाई कोर्ट का भी 2020 में देखो एक वर्डिक्ट आ चुका था। केरल हाई कोर्ट ने भी कहा था आर्टिकल 19(1)(a) और आर्टिकल 21 के अंदर ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और राइट टू लाइफ एंड डिग्निफाइड लाइफ के अंदर ये फंडामेंटल राइट आता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट है जो, उनका क्या आर्गूमेंट है? देखो गवर्नमेंट के ये आर्गूमेंट है कि रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है इन पे। अगर कोई आर्टिकल 19(1) के अंदर या 21 के अंदर करता है तो इन पे रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। तो इलाहाबाद कोर्ट ने ये कहा ठीक है रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, लेकिन आर्टिकल 19(1)(a) में जो दिया हुआ है फंडामेंटल राइट, इसके लिए रेस्ट्रिक्शन आर्टिकल 19 क्लाउज 2 में दी हुई हैं, वो रेस्ट्रिक्शन ही लगाई जा सकती हैं। और ये रेस्ट्रिक्शन कौन सी हैं? ये बाधाएं हैं जो उसमें दी हुई हैं, जैसे सॉवरेंटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, या फिर फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, इसको नुकसान हो रहा है। पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी, इसको नुकसान हो रहा है। और किसी के नाम चेंज कराने से इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो फिर नाम चेंज कराया जा सकता है। इनके आधार पे आप नाम को चेंज करने से मना कर सकते हो, लेकिन इनके अलावा जो आर्टिकल 19(2) में रेस्ट्रिक्शन दी हुई है वो रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हो, वो बाधाएं नहीं लगा सकते हो। और ये भी कहा है देखो अगर गवर्नमेंट कोई रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करेगी फंडामेंटल राइट पे तो वह फेयर होनी चाहिए, जस्ट होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं अपनी मन मर्जी से कोई भी रेस्ट्रिक्शन लगा रही है। ये केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था 2017 का केस, उसमें कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें ही कहा था कि राइट टू प्राइवेसी, निजता का जो अधिकार है ये एक हमारा मौलिक अधिकार है। राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंदर। तो ये भी इसी केस में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है अल हकीम मॉस्क। अभी आपको पता है प्राइम मिनिस्टर 5 दिन की यात्रा पर गए, यूएस और इजिप्ट जाएंगे। तो इजिप्ट में जाएंगे, वहाँ पे इस मॉस्क जो मस्जिद बनी हुई है यहाँ पे भी जाएंगे। तो इस मस्जिद के बारे में जानना है हमें मेनली। ये जो अल हकीम मॉस्क है ये 11वीं सेंचुरी की बनी हुई है। और देखो अभी इसको दोबारा से रिपेयर किया था किसने? जो हमारे इंडिया में दाऊदी बोहरा कम्युनिटी रहती है ना, इसने रिपेयर किया था। तो ये दाऊदी बोहरा कम्युनिटी क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। पहले अल हकीम मॉस्क के बारे में जान लेते हैं। ये इजिप्ट के कायरो शहर में बनी हुई है। कायरो इजिप्ट की कैपिटल भी है, राजधानी है। इसका नाम जो है अल हकीम मॉस्क किसके नाम पे? ये देखो 6th फातिमिद कालिफ थे। कालिफ को खलीफा भी बोलते हैं, खलीफा। तो 6th जो खलीफा थे या फातिमिद कालिफ थे मुस्लिम रिलीजन के, उनके नाम पे रखी गई है। अल हकीम बाई या अल हकीम बी अमर अल्लाह, इनके नाम पे रखी गई है। ये मॉस्क का जो नाम रखा गया है, ये जिए थे 1985 से 1021 एडी में। ये मॉस्क ओरिजिनली किसने बनवाई थी? फातिमिद विजियर गौहर अल सिक्किली ने। देखो ये नाम आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना जान लो कहाँ पे बनी हुई है। 11वीं सेंचुरी में बनी हुई है। और ये नाम एक याद रख लो कि इन्होंने बनाई है, अल हकीम बाई अमर अल्लाह ने। और अभी दोबारा रिस्टोर किया है दाऊदी बोहरा कम्युनिटी की वजह से हुआ है इसका रिस्टोरेशन। और यूनेस्को की लिस्ट में ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर की गई है 1979 में। अब जान लेते हैं ये दाऊदी बोहरा कम्युनिटी क्या है। देखो आपको पता है मुस्लिम 2 सेक्ट में बटा हुआ मेजरली, शिया और सुन्नी 2 ग्रुप हैं मुस्लिम रिलीजन में। जो शिया के लोग हैं, शिया सेक्ट के लोग, शिया ग्रुप के लोग, उन्हीं के अंदर आते हैं दाऊदी बोहरा कम्युनिटी। शिया इस्लाम के अंदर ये ट्रेडिंग और बिजनेस कम्युनिटी है, यानी मतलब व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं दाऊदी बोहरा कम्युनिटी। लगभग 5 लाख के अराउंड इंडिया में इनकी पॉपुलेशन रहती है। और इंडिया से देखो बाहर भी ये रहते हैं और सारी कंट्रीज़ में, और लेकिन इंडिया के सिटीजन है जिससे बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं रहते हैं दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के लोग, और भी कई कंट्रीज़ में पाए जाते हैं, जैसे यमन, पाकिस्तान, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी पाए जाते हैं। जो दाऊदी बोहरा कम्युनिटी है, देखो कुरान है जो इस्लाम धर्म में, उसको ही अपना एक तरह से
उसी में जो लिखा हुआ कुरान में अल्लाह के जो वर्ड्स हैं, शब्द हैं, जो प्रोफेट मोहम्मद अल मुस्तफ़ा ने रिवील्ड किए थे, उनको ही मानती है, उनको ही मानती है, उन्हीं के आधार पे जीती है, उन्हीं की टीचिंग के अराउंड अपनी लाइफ व्यतीत करती है दाऊदी बोहरा कम्युनिटी। देखो दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के लीडर हुआ करते थे अल दाई अल मुश्ताक। जो लीडर है इनका नाम है अल दाई अल मुश्ताक। ये 450 साल पहले यमन में लीडर नॉमिनेट किए जाते थे, लेकिन अब इंडिया में नॉमिनेट किए जाते हैं 450 सालों से। पिछले 450 सालों से इंडिया में दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के एक किसी आदमी को अल दाई अल मुश्ताक बना दिया जाता है। ये उनके लीडर होते हैं। जो भी ये डिसीजन लेते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, जहाँ भी दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के लोग रहते हैं, इस समुदाय के लोग रहते हैं, वो इस लीडर की बात को मानते हैं। अल दाई अल मुतलक की बातों को माना जाता है। ये पोस्ट का नाम है, देखो ये पोस्ट का नाम है, लीडर का नाम। जैसे प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री पोस्ट है, और प्रधानमंत्री है कौन? नरेंद्र मोदी। तो ऐसे ये अल दाई अल मुतलक ये पोस्ट का नाम है। जो इस पोस्ट पे अपॉइंट किए जाएंगे उनका नाम कुछ और हो सकता है, समझ गए। नेक्स्ट टॉपिक है यूनाइटेड नेशन हाई सी ट्रीटी। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 1 और 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखो वर्ल्ड की फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी है जो हाई सी के लिए यूनाइटेड नेशन ने रिसेंटली अडॉप्ट की है। हाई सी क्या होता है ये देखो हमने कल भी जाना था। जैसे मान लो ये कोई कंट्री है, जैसे मान लो अफ्रीका में साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका से 200 नॉटिकल माइल तक इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन होगा। इसके बाद 200 नॉटिकल माइल से आगे उसको बोलेंगे हाई सी समुद्र। तो ये हाई सी ऑलरेडी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, आपको पता ही होगा। तो ये 200 नॉटिकल माइल से आगे जितना भी जो सी है हाई सी बोलते हैं उसे, या उसे बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। और इस ट्रीटी को यूनाइटेड नेशन हाई सी ट्रीटी भी बोलते हैं और बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं। जो ये संधि हुई है, ट्रीटी को हिंदी में बोलते हैं संधि। इस पे 15 सालों से डिस्कशन चल रहा था, लेकिन अभी अडॉप्ट की गई है ये रिसेंटली। किस लिए अडॉप्ट की गई है? देखो हाई सी में क्या है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं वो ओवर एक्सप्लोटेशन करते हैं फिशेज़ का या मिनरल्स का, या वहाँ पे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है। वहाँ से मान लो शिप गुजर रहे हैं, पानी के जहाज़, वहाँ पॉल्यूशन होता है, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होता है, तो इसको बचाया जा सके इसलिए ट्रीटी साइन हुई है। तो ये फर्स्ट एवर ट्रीटी है जो वर्ल्ड के ओशियन को नेशनल बाउंड्रीज से बाहर प्रोटेक्ट करेगी, मतलब 200 एक्सक्लूसिव जोन से बाहर करेगी प्रोटेक्ट। इसे पेरिस एग्रीमेंट फॉर ओशियन भी कहा जा रहा है। पेरिस एग्रीमेंट फॉर ओशियन या यूनाइटेड नेशन हाई सी ट्रीटी या बियॉन्ड बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन ट्रीटी, इस 3 नाम से जानते हैं। और याद रखना ये बाध्यकारी है, लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। जो भी कंट्री इस ट्रीटी पे साइन करेगा उसको मानना ही होगा, और ये अभी अडॉप्ट कर लिए यूनाइटेड नेशन ने। ये देखो इस पे बेस्ड है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, अनक्लॉज जो है, जो 1982 में अडॉप्ट किया था 40 साल पहले, इसी पे आधारित है ये। क्योंकि ये भी जो सी है समुद्र, उसके रूल्स रेगुलेशन बनाता है वर्ल्ड वाइड। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है दक्षता। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली। देखो आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म है, ये समझ लो कर्मयोगी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसने ये लॉन्च किया है दक्षता। इसका मतलब है डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड नॉलेज स्किल फॉर होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। देखो एडमिनिस्ट्रेशन में जो ऑफिसर हैं उनको ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोवाइड करने के लिए ये प्रोग्राम है दक्षता, यानी कि दक्षता देगा, स्किल देगा उनको डिसीजन मेकिंग में, कोड ऑफ कंडक्ट, कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक पॉलिसी में, स्टेट्स मैनेजमेंट, इन सब में देगा। आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन पोर्टल है एक, जो कैपेसिटी बिल्डिंग में ट्रेनिंग देता है, डेवलपमेंट डिस्कशन इवेंट नेटवर्किंग करके। ये मैनेज किसके द्वारा किया जाता है? भारत, ये कर्मयोगी भारत है। एक कर्मयोगी भारत क्या है? एक गवर्नमेंट ओन्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, इस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है एक कर्मयोगी भारत नॉन प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन है। इसी का ये प्लेटफॉर्म है आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। इसी प्लेटफॉर्म के अंदर लॉन्च किया गया है दक्षता, जो ट्रेनिंग देगा ऑफिसर को। नेक्स्ट टॉपिक है थोल पवई कुत्थू पपेट्री। पपेट्री को हिंदी में बोलते हैं कठपुतली। कठपुतली का खेल अभी आपने बचपन में कभी देखा हो या बड़े होके भी देख लिया हो, देखा होगा, पता ही होगा। ये थोल पवई
कुथू पपेट्री कहाँ से है, अभी न्यूज में क्यों है, बस ये 2-3 बातें जाननी है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो एक कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, वहाँ से ये एक पपेट आर्टिस्ट हैं, ये देखो कठपुतली का खेल दिखाते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इनका नाम है मुथु चंद्र राव। इनको इनवाइट किया है यूएसए ने, अमेरिका ने। अमेरिका में 36 कन्वेंशन होने वाली है फेटना की। फेटना का मतलब है फेडरेशन ऑफ तमिल संगम ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इस संगम में, इस इवेंट में ये कठपुतली का खेल दिखाएंगे जाके वहाँ। ये जो तमिलनाडु के जो ये क्या नाम है मुथु चंद्र राव, इनको देखो अवार्ड भी मिल चुका है तमिलनाडु गवर्नमेंट से, ये कलाईमा मनी अवार्ड। किस लिए? पपेट्री के लिए, थोल पवई कुथु पपेट्री के लिए। ये जो हैं इन्होंने देखो तमिल चिल्ड्रन को, लोगों को, बच्चों को पपेट्री बनाना से भी सिखाया है, कैसे पपेट्री बनाते हैं, डॉल या पपेट्स, और वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे करते हैं पपेट्री का खेल दिखाने के टाइम पे, ये सब कुछ सिखाया है। जो मुथु चंद्र राव जी हैं, इन्होंने देखो जो पपेट्री बनाई है, ये पपेट्री बनाते हैं जो थोल पवई कुथु पपेट्री है, थोल पवई कुथु पपेट्री। इसमें जो थोल का मतलब है, वो देखो थोल का मतलब है इसमें गोट की स्किन ली जाती है, बकरी की जो खाल है वो ली जाती है, उससे ये पपेट्री बनाई जाती है। इसमें जो थोल पवई कुथु है ये शैडो पपेट्री है, छाया में दिखाई जाती है, कुछ इस तरह से देखो जो आपको दिखाई दे रही है शैडो में। आगे कपड़ा लगा होता है, पीछे लाइट होती है, पीछे से ही दिखाया जाता है, और लाइट जब यहाँ पपेट्री दिखाई जाती है, लाइट पड़ती है पर्दे पे और फिर ये शैडो में दिखाई देती है पपेट्री। ये जो थोल है इसका मतलब है लेदर, पवई का मतलब है डॉल गुड़िया, कुथु का मतलब है प्ले या ड्रामा। थोल पवई कुथु पपेट्री इसका पूरा नाम बोला जाता है। और देखो ये तमिलनाडु में तो है ही फेमस, और ये कर्नाटक में भी है। तमिलनाडु की देखो मदुरई और कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में है, केरल की पलक्कड़, त्रिशूर और मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट में फेमस है। तो याद रखना ये जो पपेट्री है थोल पवई कुथु केरल और तमिलनाडु दोनों में फेमस है। नेक्स्ट टॉपिक है ट्यूबर बेस्ड रेनबो डाइट कैंपेन। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली ये। किसने लॉन्च किया और क्या मकसद है इसका? देखो आई कार का एक इंस्टीट्यूट है, आई कार आप जानते हो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, दिल्ली में है जो, इसका एक इंस्टीट्यूट है सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने प्लान बनाया है कि ट्यूबर बेस्ड जो रेनबो डाइट है उसको आगे एक्सपेंड किया जाए, इसके लिए एक अभियान चलाया है रेनबो डाइट कैंपेन। ये क्या है, इंडिया में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनमें ट्यूबर डाइट को प्रमोट करेगी। ट्यूबर डाइट क्या होती है? ये देखो माल न्यूट्रिशन को दूर करने के लिए, कुपोषणता जो हो जाती है, पोषक तत्व की कमी बॉडी में, उसको दूर करेगा। तो एक बैलेंस डाइट है ट्यूबर डाइट। क्या है ट्यूबर डाइट का मतलब? ये देखो ट्यूबर जो क्रॉप हैं, जैसे हो गया पोटैटो, ट्यूबर क्रॉप का मतलब जो अर्थ में होती हैं, अंडरग्राउंड एडिबल जो क्रॉप होती हैं, जैसे पोटैटो आलू अर्थ के नीचे होता है, ज़मीन के नीचे। स्वीट पोटैटो जो शकरकंद होती है, यम्स कसावा, ये जो डाइट है इनको बोला जाता है ट्यूबर डाइट, क्योंकि ये ट्यूबर क्रॉप है तो इनको खाएंगे तो ट्यूबर डाइट हो जाएगी। तो ये इनिशिएटिव फोकस करता है स्वीट पोटैटो, पोटैटो यम और कसावा को प्रमोट करने में। अब जान लेते हैं आई कार सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में, क्योंकि इसी ने लॉन्च किए रेनबो डाइट कैंपेन। थिरुवनंतपुरम केरल में है, आपको पता है, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है थिरुवनंतपुरम में। किसका? इस इंस्टीट्यूट का, आई कार का, जो सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये फोकस करता है कि रिसर्च डेवलपमेंट करता रहता है ट्यूबर क्रॉप पे, जैसे पोटैटो, स्वीट पोटैटो, यम कसावा, कि ज़्यादा से ज़्यादा इनका प्रोडक्शन बढ़े। इसने देखो बायो फोर्टिफाइड स्वीट पोटैटो की वेराइटी इंट्रोड्यूस की थी अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में। इस इंस्टीट्यूट ने ट्यूबर क्रॉप रेंडे डाइट प्लेट भी इसने इंट्रोड्यूस की थी, जिसमें स्वीट पोटैटो, कसावा और मिलेट की वेराइटी को इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि देखो ये न्यूट्रिएंट क्वालिटी को इंक्रीज करती हैं डाइट में। तो यही था इसके बारे में, और यही टॉपिक थे। कुछ वन लाइनर टॉपिक हैं जो देख सकते हो आप। देखो माली एक कंट्री है, माली अफ्रीका में, ये न्यूज़ में थी। माली क्यों थी? क्योंकि यहाँ पे देखो जो मिलिट्री है, जनता बोलते हैं उसे, JUNT, माली की जो मिलिट्री जनता है, इसने देखो एक रेफरेंडम कराया है। रेफरेंडम, अभी वहाँ पे ना गवर्नमेंट नहीं है, अभी सरकार नहीं है, मिलिट्री का रूल एक तरह से, रेफरेंडम कराया है। रेफरेंडम का क्या मतलब होता है? रेफरेंडम का मतलब होता है लोकमत, बोलते हैं हिंदी में लोकमत। किसी भी पब्लिक इशू को लोगों के सामने रखा जाता है कि वो वोट करें यस या नो में,
50% से ज़्यादा येस में वोट आ गई तो मान लिया जाता है, नो में 50% से ज़्यादा हो गई तो नहीं माना जाता है। तो ये रेफरेंडम कराया जा रहा है माली में नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए, नया संविधान बनाने के लिए, नया संविधान बनाने के लिए। और 2024 में फिर इलेक्शन कराया जाएगा माली में। माली कहाँ पे देख लेते हैं मैप पे, ये वर्ल्ड मैप देख रहे हो आप, अफ्रीका पे आ जाओ। अफ्रीका में देखो ये है माली, ये जो ब्राउन कलर की कंट्री दिख रही है, लैंड लॉक कंट्री है। इसके आसपास अल्जीरिया है, मोरिटानिया है, इधर आपका सेनेगल है, गिनी है, इधर आपका ये कंट्रीज़ हैं जैसे कोटे डी आइवोर, इधर आपका ये नाइजर है। और ये कि 19 नंबर की कंट्रीज है, 19 नंबर की कंट्री यहाँ पे देख सकते हो आप, ये वाली बुर्किना फासो। तो ये इसके कंट्री अराउंड पड़ती हैं माली के। और देखो माली से ना ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा है जो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, ये वाली रेखा भी गुजरती है, ये आपको याद रखना है इसमें। एक देखो मैंने कम्युनिटी टैब में एक क्वेश्चन पोस्ट किया था, ये गीरा वाटरफॉल कहाँ पे, जीरा या गीरा वाटरफॉल, इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकती है, ये कहाँ पे है गीरा वाटरफॉल। ये देखो गुजरात की डेंग डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात की डेंग डिस्ट्रिक्ट में है गीरा वाटरफॉल। वाटरफॉल तो आप जानते हो पहाड़ों से जो पानी गिरता रहता है वाटरफॉल बोल देते हैं। तो ये वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है, गुजरात में जो डेंग डिस्ट्रिक्ट है वो वेस्टर्न घाट का पार्ट है, पश्चिम घाट की जो पहाड़ियाँ हैं उसका ही पार्ट है। और ये देखो कापरी एक ट्राइब्यूटरी है, कापरी नदी है, इससे ये निकलता है और जाके ये पानी निकलता है, वाटरफॉल गिरता है और जाके फिर ये अंबिका रिवर में मिल जाता है। अंबिका रिवर है महाराष्ट्र में। एक देखो जर्मन बुक ट्रेड का पीस प्राइज मिला है अभी, पीस प्राइज, पीस पुरस्कार है, शांति पुरस्कार किसका, जर्मन बुक ट्रेड का, जर्मन बुक ट्रेड, जर्मनी जो है उसी का, जर्मन बुक ट्रेड, पीस प्राइज फॉर जर्मन बुक ट्रेड किसको मिला है, एक रेनाउंड ऑथर हैं, बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं, नाम सुना होगा आपने, सलमान रुश्दी, सलमान रुश्दी को मिला है ये। तो यही टॉपिक थे आज के।